Wait, let us try to complete this. Monoclonal antibodies हम लोग कर रहे हैं. So now what are monoclonal antibodies? Actually में है क्या ये? So these are basically what laboratory produced. Okay, these are not natural. Rather, they are produced where in labs. Okay, keep this in mind. And these are laboratory produced antibodies that are identical copies, which is derived from the single parent immune cell, that is the B cell clone. अगर आपको याद होगा हमने बात की थी बी सेल एंड टी सेल के बारे में. सो बी सेल वाज समथिंग विच produced antibodies, and that those antibodies then fought the infections. या सो उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हो एंड बेसिकली मिमिक करना चाह रहे हो बी सेल को. ओके, इसके पहले याद है हमने जस्ट इसके पहले डिस्कस किया था टी सेल थेरेपी. तो टी सेल क्या करता है, डायरेक्टली अटैक करता है, not by producing antibodies, rather directly attack कर रहा है. So in this case, what we were doing, were we creating multiple copy of CAR T cell, okay, through the CAR T cell therapy, where we creating T cells और उसको फिर कैंसर पेशेंट के अंदर डाल दे रहे थे उसी का टी सेल का मल्टीपल कॉपीज करके. अब इसमें क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आप बी सेल बना रहे हो. ओके, नाउ दीज आर डिजाइंड इन अ वे that they can recognize and bind to a specific target molecule. अब उस target molecule को क्या कहते हैं, एंटीजन. अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपने लैब्स में बनाया एंड इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया दैट दे विल गो एंड बाइंड टू द एंटीजन विच इज अ टारगेट मॉलिक्यूल, विच इज अ टारगेट मॉलिक्यूल. ओके, और उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो हेल्प करता है आपको फाइट करने के लिए जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, कैंसर हो गया, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन दैट इज देयर. अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक्स के बारे में. सो एलिसा इज देयर. नाउ व्हाट इज एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. तो एलिसा किस में यूज होता है, एचआईवी में यूज होता है और हेपेटाइटिस में यूज होता है. ओके, सो इसको याद हमेशा रखिएगा, दिस इज अ पीवाई क्यू. ओके, स्पेशली हेपेटाइटिस जो है, इसका क्वेश्चन आया था. सो अगर आप मुझे बताएंगे हेपेटाइटिस की वैक्सीन किसकी वैक्सीन प्रेजेंट है या किसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है. सो प्लीज रिमेंबर, देर इज नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं है. हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के लिए देर आर वैक्सीन्स. देर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट द हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन. ओके, ठीक है. नाउ एलिसा में होता क्या है, इट्स अ लैब टेस्ट बेसिकली, जिसमें आप क्या करते हो, पेप्टाइड, प्रोटीन, एंटीबॉडीज और हार्मोन का आप क्वांटिटी को गेज करते हो. ऑलराइट, और उसके बाद इसमें क्या करते हो, स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू एंटीजेंस. यहाँ पर क्या होता है, एंटीबॉडीज जो है वो किस पे जाके बाइंड करता है, एंटीजन पे करता है. एंटीबॉडीज कहाँ से प्रोड्यूस होती है, बी सेल से होती है. एंटीबॉडीज बी सेल से होती है या. सो वो जाके कहाँ करती है, एंटीजन पे जाके बाइंड करता है. और उसके बाद उससे हमें पता चलता है वेदर एच आई वी, हेप सी, हेप बी, हेप ए, हेपेटाइटिस ए, ये सारी चीजें है कि नहीं. ओके, उसके बाद देर आर बायोसेंसर्स. So biosensors are basically devices which will combine biological recognition element, that is enzyme, antibody, nucleic acid with a physiochemical transducer. अब इसमें क्या होता है कि ये न्यूक्लिक एसिड, एंटीबॉडी, एंजाइम्स, ये सारी चीजों को डिटेक्ट करता है, इसके लेवल को, और उसके बाद आपको बताता है कि इफ यू आर ऑन द राइट साइड और द रॉन्ग साइड. इसमें क्या, आप अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज होगा तो वो आपने देखा है हाउ दे यूज द डायबिटीज वाला एक्यू चेक करके आता है ना. तो उसमें एक्यू चेक में क्या होता है, क्या इसमें हम लेते हैं थोड़ा सा ब्लड का सैंपल, और दैट ब्लड सैंपल इज पुट अंडर द मशीन, या द टिप ऑफ द स्ट्रिप इज पुट अंडर द मशीन. और उसके बाद वो क्या केमिकल सिग्नल्स, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेज के देखता है कि उसमें कितना शुगर लेवल है, व्हाट इज द लेवल ऑफ शुगर. ओके, नाउ एंटीबायोटिक्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय आइदर किलिंग बैक्टीरिया और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया एंड इट्स रिप्रोडक्शन
एबिलिटी। तो ये बेसिकली क्या करता है, एंटाई बायोटिक। एंटाई मतलब क्या, उसके अगेंस्ट है, एंटाई एंड बायोटिक। ओके, सो मतलब समथिंग विच इज फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन। ओके, एंड दिस आर नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कैन बी सिंथेसाइज। नाउ यहाँ पर क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एएमआर का प्रॉब्लम आ रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या हम एक्सेस यूज करने की वजह से, मतलब कॉमन कोल्ड में आप एंटीबैक्टीरियल खा सकते हो या एंटीबायोटिक खा सकते हो? कॉमन कोल्ड, ये कॉमन कोल्ड तो राइनो वायरस से होता है ना। तो वायरस में बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई का क्या काम है कि नहीं, या? सो दैट इज द प्रॉब्लम ना। अब देखो कोविड 19 में अगर आप खा रहे हो लेटस से एंटीबैक्टीरियल, तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होगा, क्या ओवर यूजेज हो रहा है उसका, और ओवर यूजेज हो रहा है तो म्यूटेट होगा बैक्टीरिया। आपने देखा है वो आजकल मीम चल रहा है ट्विटर पे कि जो गुड नाइट है उसके ऊपर मच्छर बैठा हुआ है ना? तो वो क्या है, इज इट सेइंग समथिंग? इट इज टेलिंग यू कि मच्छर म्यूटेट हो गया है। द मॉस्किटो, बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ दी स्प्रेज, द मॉस्किटो इज गेटिंग म्यूटेटेड। ओके, तो इसमें हो रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम। उसके बाद प्रोबायोटिक्स होता है। ये प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, दीज आर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें बैक्टीरिया या ईस्ट होता है, विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन एडिक्वेट अमाउंट इनमें बेनिफिट आपको देता है। तो ये याकुल्ट आपने सुना होगा, याकुल्ट पीते हैं ना? पहले याकुल्ट लेडी करके आती थी घर घर, एंड शी यूज टू गिव अस द पैकेट, है ना? सो वो है क्या याकुल्ट? याकुल्ट बेसिकली आपके पेट में जो गट बैक्टीरिया है उसका नंबर बढ़ाता है। सो ये किस में होता है, सीएफयू से हम नापते हैं इसको, कॉलोनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, उसके थ्रू नापते हैं बिलियंस, कितना बिलियंस ऑफ कॉलोनीज है। बैक्टीरिया की कॉलोनीज के थ्रू हम नापते हैं। बैक्टीरिया जो है जनरली इट सर्वाइव्स इन कॉलोनीज। ओके, एंड प्रोबायोटिक्स आर आल्सो कॉल्ड गुड और फ्रेंडली बैक्टीरिया। प्रोबायोटिक्स इज अ पीवाईक्यू एक्चुअली। ओके, और इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। नाउ लैक्टोबैसिलस कहाँ यूज होता है, क्या दही में यूज होता है लैक्टोबैसिलस? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कर्ड एंड योगर्ट? क्या कोई डिफरेंस होता है? द डिफरेंस इज इन द स्ट्रेन जिससे फर्मेंटेशन आप करते हैं, उस स्ट्रेन में डिफरेंस होता है। ओके, योगर्ट जो है वहां पर लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस यूज करते हो आप। ओके, वेरएज कर्ड में लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस यूज करते हो। तो जो स्ट्रेन आप यूज करते हो ना जमाने के लिए, वो आपका डिफरेंट होता है योगर्ट और उसमें। और योगर्ट की कंसिस्टेंसी अलग होती है, कर्ड की थोड़ी स्ट्रांग होती है, वेरएज योगर्ट थोड़ा सा आप कह सकते हो रनिंग कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलता है योगर्ट में। ओके, बायोफिल्म्स क्या होते हैं, सो दीज आर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया या फंजाई का कम्युनिटी होता है, मल्टीपल बैक्टीरिया इन वन एरिया, and these are attached to a surface and encased in a self-produced slimy protective mattress. Okay, and biofilms can form on various surfaces जैसे कि living tissues वगैरह पे। डेंटल प्लाक हो गया, दैट इज ऑल्सो अ बायोफिल्म और नॉट? आपके जो टीथ पे डेंटल प्लाक हो जाता है जिसको आप ब्रश करके निकालते हैं, देन मेडिकल इम्प्लांट्स है, वहां पर भी ये बायोफिल्म्स जमा हो सकता है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट पे भी हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स आर। ह्यूमन इंसुलिन की हम बात करते हैं, सो इंसुलिन कैसे निकाला जाता था? अभी तो चलिए वी ऑल नो कि लेबोरेटरी में बना सकते हैं। इनिशियली क्या हॉर्स में सिंथेसाइज किया जाता था या पिग में? उसमें किया क्या जाता था बेसिकली, आपके जो हॉर्स और पिग है उसके पैनक्रियास से निकाला जाता था। तो प्लीज रिमेंबर, इंसुलिन कहाँ से निकाला जाता है? पैनक्रियास से। और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन जो है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेजर सक्सेसेस। और उसके पहले बिफोर दिस डायबिटिक पेशेंट्स जो थे, दे यूज टू रिलाई ऑन द इंसुलिन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ काउज एंड पिग्स। ओके, और उससे प्रॉब्लम क्या थी, एनिमल इंसुलिन क्या इट कुड इट कॉज इन्फेक्शन अगर सही जगह से नहीं करता था तो, या? उसके बाद हमने क्या यूज किया, आरडीटी यूज किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उसके बाद हमने ह्यूमन जीन जो है इंसुलिन वाला उसको कर लिया। और सबसे पहले एली लिली करके आप एक कंपनी आपने सुना होगा। एली लिली एक आज के डेट में बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, लेकिन एली लिली का पहला प्रोडक्ट क्या था? दैट वाज द इंसुलिन ओनली। ओके, सबसे पहले उसने क्या किया था, ये इंसुलिन जो है, एली लिली जो है उसने
जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिक मॉडिफिकेशन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके निकाला। अब जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अगर इंडिया में मुझे इसका फील्ड ट्रायल लेना है तो मैं किससे बात करूंगा? विल आई टॉक टू द जीईएसी? नाउ जीईएसी इज अंडर विच एक्ट? क्या ये एक अथॉरिटी है विच इज अंडर द ईपीए 1986? या ओके। नाउ दीज क्रॉप्स, ये जो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बीटी क्रॉप्स होता है। सो बीटी क्रॉप्स है क्या? दिस इज बेसिकली बैसिलस thuringiensis। ये 2021 में आपका क्वेश्चन आया था। नाउ बैसिलस thuringiensis जो है, इनमें एक जीन होता है फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis, और यहाँ पर जो है ये द जीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन दैट इज द बीटी टॉक्सिन। अब ये क्या होता है, बॉलवर्म कॉटन्स होते हैं या कॉर्न बोरर्स होते हैं जो कि कॉर्न खाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप को। जब वो उसको खाते हैं, जो पहला बाइट लेते हैं, उनके पेट में जाता है ये। और ये टॉक्सिन क्या ऐसे इनएक्टिवेटेड होता है, ऐसे इनएक्टिवेटेड होता है, लेकिन जैसे ही उनके पेट में जाता है और वो लाइनिंग ऑफ स्टमक में एंटर करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। यस। सो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। नाउ दिस बीटी टॉक्सिन इज स्पेसिफिक टू सर्टेन इंसेक्ट। मैं अगर बीटी कॉटन खाऊंगा तो क्या मेरे पेट में हो जाएगा एज अ ह्यूमन बीइंग? नहीं होगा। इट इज कोडेड फॉर सर्टेन इंसेक्ट्स ओनली। इट इज कोडेड फॉर सर्टेन इंसेक्ट, मतलब वो सिर्फ बॉलवर्म कॉट अगर कॉटन है तो बॉलवर्म के ही पेट में जाके वो एक्टिवेट होगा, और किसी के पेट में एक्टिवेट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं बीटी बीटी कॉर्न के बारे में, सो वो सिर्फ कॉर्न बोरर्स के पेट में जाके एक्टिवेट होगा, किसी नॉर्मल ह्यूमन के पेट में नहीं होगा। सो दिस इज हाउ इट इज डन। 2021 में दे हैड आस्क्ड अ डायरेक्ट क्वेश्चन। सो इस पे याद रखिएगा। और जो है, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जीएम क्रॉप्स में वी कैन ऑल्सो मेक अनदर ड्रॉट टॉलरेंट, सेलाइन टॉलरेंट, और क्या क्या बना सकते हैं हम लोग? हीट टॉलरेंट, स्ट्रेस टॉलरेंट, वाटर टॉलरेंट, इंसेक्ट टॉलरेंट। वो तो इंसेक्ट में तो बीटी ही आ गए है ना। सो ऑल दीज क्रॉप्स कैन बी मेड। अगर मैं क्रिस्पर की बात करूंगा, सो क्रिस्पर एवरीबडी नो, ये कास 9 प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो अ पीवाईक्यू, इट हैज बीन आस्क्ड। ये जीनोम एडिटिंग के लिए यूज होता है। ओके। सो क्रिस्पर कास 9 एंड कास 12, अभी तो कास 9 ज्यादा पॉपुलर है, कास 12 उतना पॉपुलर नहीं है। सो कास 9 बेसिकली होता क्या है, क्या ये एक मॉलिक्यूलर सिजर की तरह काम करता है जीनोम एडिटिंग में। इट्स लाइक अ जीन सिजर। और आप क्या करते हो, टारगेटेड चेंज करते हो। अब देखिए यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ आपको। ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहां पर कट करूंगा यूजिंग आरी। आरी क्या होता है? अरे, व्हाट इज आरी? रिकॉम्बिनेंट एंजाइम है जिसको आप काटने के लिए यूज करते हो। यहां पर मैं काट दूंगा। ओके। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जो मैं चाहता हूं उसको बाहर से दूसरे ऑर्गेनिज्म से या दूसरे जीन सीक्वेंस से ला के यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। और किस क्या यूज करूंगा मैं? लाइगेज यूज करूंगा विच इज द अडेसिव, द जेनेटिक अडेसिव। या अब ये चीज जो है क्या चेंज होगी? अब मान लो कि ये आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और इस पर्टिकुलर जीन की वजह से सम प्रॉब्लम वाज गेटिंग इन, आपको एड्स हो रहा था, एचआईवी प्रोन आप हो रहे थे, यू आर गेटिंग प्रोन टू सम सिस्टिक फाइब्रोसिस, सम काइंड ऑफ डिजीज विच इज यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स। तो अब क्या कर रहे हो आप, उस जीन को आप हटा दे रहे हो। जब आप उस जीन को हटा दे रहे हो तो वो साइलेंस हो गया। आइदर यू आर रिमूविंग दैट जीन और यू आर साइलेंसिंग दैट जीन। once you have silenced that gene once you have silenced that gene, what is going to happen? It is not going to express। आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिकल सेल एनीमिया या जो भी प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम्स होगी नहीं। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ओके। सो दिस इज व्हाट आपका क्रिस्पर में हो रहा था। और इसमें एक जियान कुई हुई करके था, चाइनीज साइंटिस्ट हु मेड द फर्स्ट डिजाइनर बेबीज, ट्विंस, चाइनीज ट्विंस। नाउ दीज डिजाइनर बेबी, ये इट वाज अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स, और उसके चलते इसको जेल में डाल दिया गया था। ही वॉज इनसाइड द जेल फॉर 3 years। इफ यहाँ पर क्या होता है, अनलाइक ट्रेडिशनल जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेथड, यहाँ पर आप क्या करते हो,
कि बेसिकली जीनोम एडिटिंग क्या करता है, स्मॉल स्पेसिफिक ऑल्टरेशन करता है, जैसे कि डिलीशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन। अब आपने उसको डिलीट कर दिया या आपने उसको साइलेंस कर दिया, सो वो आपके अंदर है, दैट जीन इज स्टिल इनसाइड यू बट इट इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। इफ इट इज नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, किसी भी टाइप का आपको बीमारी नहीं होगी। ओके, प्रॉब्लम कहाँ आती है? अब देखिए इसमें ये भी होता है ना, दैट सपोज ऐसा होता है कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मॉम इज suffering from some disease. The mother is not suffering, but the granddaughter is suffering from the same disease as the grandmother. ये देखा है कभी? सो इसमें होता क्या, क्या मदर में बिल्कुल नहीं है वो जीन है, बट इट इज साइलेंस और नॉट, इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग, एंड शी हैज बिकम अ कैरियर। यस और नो? शी हैज बिकम अ कैरियर, और इसने ग्रैंड डॉटर को दे दिया या ग्रैंडसन को दे दिया, वट एवर इज द टाइप ऑफ डिजीज। ओके, अलग अलग टाइप ऑफ डिजीज, अलग अलग, इट इज ऑल्सो सेक्स बेस्ड और नॉट जेंडर बेस्ड, कि एक डिजीज जो है उसमें विमेन विल बी द कैरियर, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है। तो कलर ब्लाइंडनेस कहाँ से आता है? वो आता है विमेन से आता है, लेकिन किसको लगता है? सन को लगता है ना? सो दिस इज द वे द थिंग्स वर्क। अब इसमें क्या करते हो, ट्रेडिशनल जीएम जो मेथड होता है, आप उसमें किसी फॉरेन जीन को ऐड कर देते हो, है ना? जैसे मान लो नॉर्थ इंडियन शुगर केन है, एंड नॉर्थ इंडियन शुगर केन इज suitable for North Indian climate, but South Indian sugar cane, it is very good for its sugar content, but you cannot grow this South Indian sugar इन नॉर्थ इंडिया। सो आप क्या करोगे, क्या नॉर्मली तो ऐसे चलो आप क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हो, लेकिन क्या अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, सो ये जो साउथ इंडियन शुगर का जीनोम सीक्वेंस करके वट एवर इज कॉजिंग, विच एवर जीन इज कॉजिंग हाई शुगर कंटेंट, उसको ला के इसमें लगा दोगे, इसका डिलीट करके इस वाले का नॉर्थ इंडियन शुगर जिससे शुगर कंटेंट हो रहा है उसको डिलीट करके, और साउथ इंडियन वाले का तो फॉरेन जीन आ रहा है, किसी दूसरे स्पीशीज का आप जीन लेके आ रहे हो, या किसी दूसरे फैमिली का। अब यहां पर जो है, दिस इज द ट्रेडिशनल जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इसमें जो है क्रिस्पर कास9 में आप बेसिकली क्या कर रहे हो कि आप स्पेसिफिक ऑल्टरेशन कर रहे हो, जैसे कि एक पर्टिकुलर डीएनए को डिलीट कर दे रहे हो, उसके बिना भी जिंदा रह सकता है, बट वंस यू आर डिलीटिंग दैट डीएनए, तुरंत आपकी जो बीमारी है वो खत्म होगी। द ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइविंग, द ऑर्गेनिज्म इज थ्राइविंग, but you are just deleting the particular gene which is causing that problem rather than introducing a foreign gene। आप क्या कर रहे हो, उस पर्टिकुलर जीन जिससे प्रॉब्लम हो रहा है उसी को डिलीट कर दे रहे हो। आप एक पॉइंट म्यूटेशन इसको हम कह सकते हैं, पॉइंट पे आप अटैक कर रहे हो, यू आर म्यूटेटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। सो बायो फर्टिलाइजर इज समथिंग दैट वाज देयर इन 2020 प्रीलिम्स। सो ये क्या होता है, दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन लिविंग ऑर्गन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, है ना? एनपीके फर्टिलाइजर हमने पढ़ा था ना, यूरिया फर्टिलाइजर। सो उसमें केमिकल होता है, लेकिन बायो फर्टिलाइजर में क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर में बेसिकली कॉलोनीज होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सो कैन आई से दैट जो केचुआ होता है, दैट इज अ वेरी गुड बायो फर्टिलाइजर। यस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। इसमें क्या राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, डज इट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। सो ये कहां पर होता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। क्या ऐसे बिना रूट नोड्यूल्स के फिक्स कर सकता है नाइट्रोजन आपका नॉर्मल क्रॉप्स? द आंसर इज नो, इट कैन नॉट डू। दैट इज वाई ये रूट नोड्यूल जरूरी होता है, एंड दैट इज वाई एक बार आपका नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर बना तो पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ, पॉपुलेशन वी सी। ओके, सो क्यों हुआ नाइट्रोजन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नाइट्रोजन बिफोर द हेबर्स प्रोसेस क्या होता था, उतना खाना नहीं जनरेट होता था, तो पीपल डोंट यूज टू, यू नो, पीपल they were not able to support a very large number of population। बट आफ्टर द हेबर्स प्रोसेस क्या हुआ, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आया, अचानक से बढ़ गया द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ फूड क्रॉप्स दैट वाज ग्रोन। ओके, देन एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलियम, ये दिस इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। राइजोबियम है, दिस इज समथिंग व्हिच फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द लेग्यूम रूट्स। देन देयर इज एन एजोटोबैक्टर,
Then there is an azospirillum, which is a free living nitrogen fixer. Then we have phosphorus solubilizing bacteria. And finally, mycorrhizal fungi. और ये फंजाई क्या करता है? इट एनहांसेस न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक. सो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको आप यूज कर रहे हो टू फर्टिलाइज द एरिया. या देन देयर आर बायोपेस्टिसाइड्स. तो बायोपेस्टिसाइड्स में आप क्या कर रहे हो? माइक्रोबियल पेस्टिसाइड्स में बीटी कॉटन है ना, बीटी इनकॉर्पोरेटेड प्लांट्स है, बीटी टॉक्सिन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द जीएम क्रॉप्स. देन ये भी है कि बायोपेस्टिसाइड में पेस्ट कंट्रोल आप एजेंट करते हो जिससे नेचुरल मटेरियल से डिराइव होता है. अच्छा, एक और टाइप ऑफ पेस्टिसाइड है, बट दैट इज अ लिविंग पेस्टिसाइड. ऐसा होता है कि सर्टेन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप अपने खेत में छोड़ देते हो, और दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे किल द organisms which is eating your crop. They don't eat anything, rather they eat the organisms which is eating your crop. है कि नहीं? ऐसा कोई एग्जांपल आप मुझे दे सकते हो? एनी एग्जांपल दैट यू नो, जिसमें स्नेक है, क्रैब्स है, क्रैब फार्मिंग है. ये क्रैब फार्मिंग, क्रैब राइस फार्मिंग याद है, हमने बात की थी. राइस फील्ड्स में क्रैब्स जो है उसको आप डालोगे तो क्रैब्स क्या करेगा? क्या वो पेस्ट्स वगैरह को खा जाएगा? And then you can sell those crabs also as part of pisciculture. Which country is the largest producer of अगर हम बात करेंगे, कौन सा वो ऐसी चीज थी जिसको पहले इंडिया नंबर वन प्रोड्यूस करता था, बाद में अभी रिसेंटली इक्वाडोर आ गया नंबर वन पे? कैन यू टेल मी दैट पर्टिकुलर थिंग? नो, देयर वाज अ पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ फिश, नॉट इवन फिश मैं उसको कह सकता हूँ. इक्वाडोर जो है वो अब नंबर वन हो गया है, rather than India. India used to be, and this is something that we used to study in India yearbook. किसी चीज को, किसी चीज के, it's very good. DP has got it. Shrimp. Okay. The answer is shrimp. तो श्रिम्प फार्मिंग में हम नंबर वन थे, और उसको इक्वाडोर जो है नंबर वन पे चला गया. ठीक है. ऑल्दो इंडिया ईयरबुक में क्या लिखा हुआ है? इंडिया ईयरबुक में स्टिल इट इज गिवन एज इंडिया. ओके. India is still number one according to the India book, and from the answer key, what we have seen, UPSC generally sticks to not logic but whatever is written uh, in the source. Okay, so याद रखिएगा, अभी भी shrimp according to them is India. Okay, now animal breeding technologies की बात करते हैं तो उसमें there is an embryo transfer technology, and this technique involves stimulating a superior female donor टू प्रोड्यूस मल्टीपल एग. उसको सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं, और फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं उसको, एंड देन फ्लशिंग द रिजल्टिंग एम्ब्रियो फ्रॉम हर यूट्रस. और उसके बाद उस एम्ब्रियो को हम सरोगेट मदर में ट्रांसफर कर देते हैं. देखो, देयर इज अ, लेट अस से काउ. ओके, मल्टीपल काउज आर देयर. ये सारी फीमेल काउ है. जस्ट अज्यूम इट इज काउ. अब ये जो काउ है, ये काउ इज वेरी गुड. ओके, शी गिव्स अ लॉट ऑफ मिल्क. मिल्क प्रोडक्शन इसका 10 टाइम्स है कंपेयर टू अदर काउस. अब इसमें क्या होगा, हम लोग इसको एक इंजेक्शन देंगे, और इसके जो एग्स हैं उसको हम लोग सुपर ओव्यूलेट करेंगे, मतलब मल्टीपल एग्स जो है वो प्रोड्यूस करेगी. अब इसको हम लोग इंसेमिनेट करेंगे अपने बुल ऑफ चॉइस से, क्योंकि इसमें होता है ना, आपको याद होगा, वी हैड स्टडीड इन द इंडिया ईयरबुक कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी अब एक अवार्ड मिलने लगा है लोगों को. आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर्स, दे आर ऑल्सो गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, है ना. सो आप इसमें इंसेमिनेशन डालोगे. ओके, उसके बाद ये क्या होगा, दिस विल एम्ब्रियो बनेगा. जब एग्स और स्पर्म आता है, मिलता है, तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है. उसके बाद उस एम्ब्रियो को आप फ्लश कर दोगे इसमें से, और ऑल दी एम्ब्रियोज दे विल बी कलेक्टेड, और फिर दूसरे दूसरे काउस के अंदर इसको इंसेमिनेट करके, और इसको सरोगेट मदर की तरह ट्रीट किया जाएगा. यही होता है आईवीएफ का कंसेप्ट, ही यही है ना. आईवीएफ का कंसेप्ट ही यही है. इसमें आप क्या करते हो, जनरली आईवीएफ में ओरिजिनल मदर ही अपने वूम में रख लेती है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंसीव नेचुरली. तो लैब कंडीशन में द स्पर्म इज टेकन फ्रॉम द फादर एंड द एग इज टेकन फ्रॉम द मदर एंड इज फ्यूज्ड, और उसके बाद जो ओरिजिनल मदर है उसी में डाल दिया जाता है, उनके यूट्रस में डाल दिया जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सर्टेन फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, वो किसी और को हायर करते हैं, किसी जनरली पुअर घर की औरत को,
उसको 10 लाख 5 लाख रुपए देके और उसको सरोगेट बना देते हैं। तो किसका एग होता है, मान लो कि लेटस से कि गौरी खान है। ओके, सो गौरी खान का जो तीसरा बच्चा था, अब्राहम जो भी उसका नाम है, वो शाहरुख खान और गौरी खान का, तो जो तीसरा बच्चा था उसको सरोगेट को दिया था। तो क्या वो बच्चा सरोगेट सरोगेट का बच्चा है वो? Will he be having the features of the surrogate? The answer is no. He will not be having the features of the surrogate. Rather, he will be having the feature of the parents. That is Shahrukh Khan and Gauri Khan. बट उसके लिए वूम, सिर्फ वूम कौन दे रहा है? आर्टिफिशियल वूम ये दे रहे हैं ना, आर्टिफिशियल नहीं बट अ नेचुरल वूम दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय somebody who is other than the parent. अभी साइंटिस्ट आर्टिफिशियल वूम बना रहे हैं दैट आपको सरोगेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मिमिक कर लेगा जो मदर का पेट होता है उसको। लेकिन अभी क्या है, सरोगेट आप कर रहे हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हो। ओके, और एम्ब्रियो से जो काउ पैदा होगी, तो वो क्या जो सुपर मदर है, जो मिल्क बहुत सारा देती है, जिसको सुपर ओव्यूलेशन किया, उसकी तरह होगी कि जिसके पेट में थी उसके तरह होगी? जो मदर है, ओरिजिनल मदर है, सुपर मदर है, उसके तरह होगी। द एनिमल्स विल बी गिविंग द मिल्क। ओके, 10 टाइम्स मिल्क देगा। सो दिस इज योर एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। दूसरा है आपका सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर, SCNT। इसमें आप क्या कर रहे हो कि जिससे डॉली द शीप बनाने में हमें यूज आया था। सो डॉली द शीप क्या, डिड शी हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ? द आंसर इज नो। ओके, इट डिड नॉट हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ। इसमें होता क्या है सोमैटिक में, दैट न्यूक्लियस जो है, सोमैटिक सेल ऑफ अ डोनर एनिमल इज टेकन, और उसको इन्यूक्लिएटेड एग को जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर क्या क्लोन बनता है? आप क्या करो, सोमैटिक में क्या होता है, सोमैटिक सेल में माइटोसिस हमने पढ़ा था, सोमैटिक सेल में माइटोसिस पढ़ा था। आप इसमें क्या कर रहे हो कि एक एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हो। मतलब देर इज नो जूनियर मुजी, देर इज ओनली मुजी मुजी। मतलब मेरा एक क्लोन बन रहा है, वो मेरे तरह ही दिखेगा, मेरे तरह ही बात करेगा, ठीक है, और मेरे तरह ही क्लास ले लेगा आपकी 3 बजे वाली। लेकिन मुझे जूनियर कौन होगा? देयर विल बी अ मदर एंड देयर विल बी अ फादर, है ना? और उसमें क्या होगा, दोनों का फीचर्स होगा 50-50%। वेर एज इन द सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर 100% जो है, क्या आपका ये अमीबा टाइप का हो गया, जिस तरीके से अमीबा और बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है अपने आप को, वो हो गया। वेर एज ऊपर वाला जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये 50-50% हो गया। देर विल बी अ मदर, देर विल बी अ फादर, वेर एज इन द सोमैटिक सेल ट्रांसफर देर विल ओनली बी अ मदर और फादर। या बायो रेमिडिएशन, ये क्या होता है? तो बायो रेमिडिएशन इज बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके आप क्लीन अप करते हो बायोलॉजिकल वे, जो न्यू पॉल्यूशन है उनको। सो एग्जांपल इसका क्या है, ऑयल स्पिल है। ऑयल स्पिल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हो। सो एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपको नाम पता है, सो देर आर बैक्टीरियाज लाइक स्यूडोमोनास। ओके, सो स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है जो कि हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को डिग्रेड करता है ना? सो स्यूडोमोनास क्या करता है, इट इज यूज टू डाइजेस्ट दी हाइड्रोकार्बन। ओके, नाउ क्या मैं कह सकता हूं दैट अ बायोरेमेडिएशन टेक्निक इज बीइंग यूज्ड इन द गंगा रिवर, और उसमें हम टर्टल्स को यूज कर रहे हैं। देन देर इज अ प्लास्टिक ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है विच डिग्रेड्स द प्लास्टिक, ये भी हम गंगा में यूज कर रहे हैं। ओके, आरएनए इंटरफेरेंस की बात करते हैं। सो आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है? इट्स अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहाँ पर होता है? यूकारियोटिक सेल में होता है, जहां पर स्मॉल उसके जो आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं जीन एक्सप्रेशन। तो क्या ये एक तरीके का जीन साइलेंसिंग हो गया? हम जो है एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं। सो इट्स अ पार्ट ऑफ जीन साइलेंसिंग दैट अकर्स आफ्टर अ जीन हैज बीन ट्रांसक्राइब्ड इनटू एमआरएनए बिफोर दैट एमआरएनए कैन ट्रांसलेट। तो याद है ट्रांसलेशन से क्या होता था? ट्रांसलेशन से एमआरएनए क्या प्रोटीन में बनता था? सो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दे रहे हो। ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन क्या था? डीएनए टू आरएनए, डीएनए टू आरएनए वाज ट्रांसक्रिप्शन, whereas RNA to protein was translation. What about DNA to DNA?
What about DNA to DNA? Replication was what we had studied. Yeah. सो यहां पर क्या हो रहा है कि बिफोर आप ट्रांसक्रिप्शन करने दे रहे हो, डीएनए से आरएनए बनने दे रहे हो, बट द मोमेंट इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, आप उसको साइलेंस कर दे रहे हो एंड इट इज नॉट एबल टू गो देयर। ओके, सो इससे क्या आप बीमारी वगैरह रोक सकते हो, इससे आप एक्सप्रेशन रोक सकते हो किसी भी चीज की, किसी भी ट्रेट का। बात करते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में। सो अभी हमारा E20 प्रोग्राम चल रहा है। E20 में क्या, एथेनॉल ब्लेंडिंग में 20% जो है पेट्रोल में हम डालेंगे और देश के जनता की जो गाड़ियां उसको खराब करेंगे, यही चल रहा है ना। ओके, सो बायोफ्यूल्स क्या है? दीज आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर्स इंक्लूडिंग प्लांट मटेरियल, एग्रीकल्चर वेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट वाला क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, रॉटन रॉटन पोटैटो एंड सोरगुम, ये वाला था दैट दे हैड आस्क्ड इन, आई थिंक 2020 में पूछा था उन्होंने। नाउ बायोफ्यूल जो है उसका अलग अलग जनरेशन्स है। तो सबसे फर्स्ट जनरेशन क्या है? एडिबल बायोमास, जिसमें आप कॉर्न, व्हीट, शुगर बीट, राइस ब्रांड यूज कर रहे हो। तो ये डायरेक्टली आप यूज कर रहे हो क्या? आर यू यूजिंग डायरेक्टली? नहीं, इसको रॉटन फॉर्म में यूज कर रहे हो ना, ताकि फूड सिक्योरिटी पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। देन सेकेंड जनरेशन में नॉन एडिबल बायोमास हम लोग यूज कर रहे हैं, वुड, ग्रास, स्ट्रॉ, वेस्ट। दिस इज बेटर देन द फर्स्ट जनरेशन, यस और नो? उसके बाद थर्ड जनरेशन में हम एल्गल बायोमास यूज कर रहे हैं, आप मैक्रो एल्जी और माइक्रो एल्जी जो है उसको आप यूज कर रहे हो। एंड देन इन द फोर्थ जनरेशन यू आर यूजिंग केमिकल प्रोसेसिंग, जिससे आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उसको यूज कर रहे हो। सो बेस्ट क्या है इसमें से? क्या ये है फोर्थ जनरेशन? बिकॉज दिस इज ऑन योर फिंगर टिप्स हाउ मच यू वांट, क्योंकि आपको कॉर्न उगाना पड़ेगा, आपको वुड उगाना पड़ेगा, आपको मैक्रो एल्जी देखना पड़ेगा कहां पर है, लेकिन क्या ये फोर्थ जनरेशन इज एज मच एज आई वांट आई कैन मेक इट इन द लैबोरेटरी? या, सो दैट इज देयर। Okay, bioethanol, it is an alcohol that is produced by the fermentation of sugar or starches from biomass sources like sugarcane, corn, molasses and damaged food grains. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, स्पेशली damaged food grain जो है, that is a problem. बायोडीजल की बात करते हैं, सो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, जैसे सोयाबीन हो गया। सोयाबीन कहाँ से आया है हमारे कंट्री में? इट्स नेटिव टू चाइना, या इट्स नेटिव टू चाइना। Then rapeseed is there. Jatropha, palm oil. Where is palm oil native to? Palm oil is native to Africa. इंडोनेशिया से आता है, लेकिन इंडोनेशिया में डच सेटलर्स ने इंट्रोड्यूस किया था अफ्रीका में। दिस इज अ 2021 प्रीलिम्स क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। Then biogas is there. This is a mixture of bio gases, that is methane and carbon dioxide, which is produced by anaerobic digestion. क्या है? गोबर्धन स्कीम है। यस, और ये किस कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। या, अब बात करते हैं सैफ के बारे में। सैफ क्या है? ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज देयर। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट क्यों इस पे काम कर रहा है? बिकॉज क्या गोबर इज समथिंग दैट इज देयर इन योर फार्म्स एंड इन द रूरल एरिया? यस और नो? दैट इज समथिंग देयर। ओके, नाउ विच इज द कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री? विच इज द कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री? इस पे काम तो कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बट विच इज द कोऑर्डिनेटिंग मिनिस्ट्री ऑफ गोवर्धन? इज इट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन? या, ओके। सो इसको याद रखिएगा, गोवर्धन स्कीम जो है उस पे ऑल्दो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज हेल्पिंग, बट द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इज as part of the solid and liquid waste management component of स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। ओके, क्या ये आता है गोवर्धन SBM ग्रामीण के अंदर? ओके, सो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज आर कमिंग टुगेदर इसको फुलफिल करने में, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यस, व्हाट अबाउट स्वच्छ भारत मिशन अर्बन?
वो कौन कर रहा है? मिनिस्टर एसबीएम अर्बन जो है, उसको कौन मिनिस्ट्री कर रहा है? महुआ कर रहा है। महुआ इज अंडरटेकिंग स्वच्छ भारत मिशन। या, सो प्लीज रिमेंबर, गांव वाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, और शहर वाला जो स्वच्छ भारत मिशन है वो किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। ठीक है। देन वी हैव सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। ये क्वेश्चन आया था 2024 में, किस किस से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना सकते हैं। सो बायोफ्यूल सुटेबल फॉर यूज इन एयरक्राफ्ट क्या क्या है? कुकिंग ऑयल, एग्री रेसिड्यू, एल्जी, राइस स्ट्रॉ। उसमें कॉर्न भी था, अगर आपको याद होगा। मेनी पीपल केम विद द अमेरिकन एफडीए का वेबसाइट एंड दे सेड कि इसमें कॉर्न यूज नहीं हो सकता, बट आई थिंक यूपीएससी वेंट विथ ऑल। ओके। सो सोमैटिक और जर्मलाइन जीन एडिटिंग में क्या फर्क है? सो यहाँ पर आप जेनेटिक चेंजेस किसको कर रहे हो? सोमैटिक सेल में, विच आर ऑल द सेल्स इन द बॉडी एक्सेप्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स इन योर बॉडी क्या है? सोमैटिक सेल ही है ना। और बाकी का जो सेल जो बचा है वो क्या है? सेक्सुअल सेल है ना, रिप्रोडक्टिव सेल है, स्पर्म एंड एग। एन एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक सेल क्या है? ब्लड सेल, स्किन सेल, लिवर सेल, ये सारी चीजें। और यहां पर जो आप जेनेटिक चेंजेस करोगे सोमैटिक सेल में, आर दे हेरिटेबल? दे आर नॉट हेरिटेबल। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। दे आर व्हाट? दे आर नॉट हेरिटेबल। ओके। और जर्मलाइन जीन एडिटिंग क्या है? यहां पर आप स्पर्म और एग में जेनेटिक चेंज करते हो, तो यहां पर जो आप चेंजेस करोगे, आर दे हेरिटेबल? द आंसर इज यस। वाई? बिकॉज उसको आप कर रहे हो रिप्रोडक्टिव में, जिसमें आपका डीएनए कंटेंट है। वो जब जाएगा बाद में, सो वो क्या करेगा? इनहेरिट हो जाएगा। ऑलराइट। स्टेम सेल की बात करते हैं ना, व्हाट आर स्टेम सेल्स? एनी आइडिया? सो दीज आर यूनिक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स। वो याद है, एक एडवर्टाइजमेंट आता था दैट आप अपने बच्चों का जो स्टेम सेल है उसको आफ्टर देयर बर्थ उसको स्टोर करवाइए। यस और नो? ये वाला क्वेश्चन था ना। यस। सो ये स्टेम सेल है क्या? बेसिकली क्या स्टेम सेल वैसा सेल है जो फिर से क्रिएट कर सकता है, फिर से सेम चीज क्रिएट कर सकता है। ओके, दीज आर यूनिक अनस्पेशलाइज्ड सेल, और मैं जो चाहूं उससे बना सकता हूँ स्टेम सेल से। इफ आई हैव माई स्टेम सेल। और ये होता कहाँ? अम्बिलिकल कॉर्ड में आता था ना, आई थिंक। अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय वेर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कंपनी। अपने बच्चे का उसने करवाया था। सो वो क्या करते थे? अम्बिलिकल कॉर्ड आते थे जब आपका बच्चा का डिलीवरी हो रहा है, और उसमें से निकाल के और वो स्टोर कर लेते थे फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड फी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लाइफ टाइम। अब इसमें क्या होता है कि ये अनस्पेशलाइज्ड है, मतलब ये जिसमें आप बनाना चाहेंगे उसमें कन्वर्ट होगा। जिसमें आप बनाना चाहेंगे उसमें ये कन्वर्ट होगा। सो दे कैन डिवाइड एंड मेक मोर कॉफी ऑफ देमसेल्व्स, एंड अंडर सर्टेन कंडीशन दे कैन ट्रांसफॉर्म इनटू स्पेशलाइज सेल। मतलब जिस कंडीशन में आप उनको डालेंगे स्टेम सेल को, दे कैन ग्रो इनटू एनी अदर सेल। तो इससे क्या होता है? ये जो स्टेम सेल्स है, क्या इससे हम ट्रीट कर सकते हैं किसी भी टाइप की बीमारी को? मस्कुलर डिजेनरेशन हो गया, ओके, स्कोलियोसिस हो गया, ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन। कितने टाइप का स्टेम सेल होता है? देयर इज एन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, और इसमें प्लूरीपोटेंसी होता है। सो व्हाट इज प्लूरीपोटेंसी? मीनिंग दे हैव द पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। किसी भी चीज में ये बन सकते हैं। सो ये याद रखिएगा, प्लूरीपोटेंसी, किसी भी चीज में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके। उसके बाद देर आर अडल्ट स्टेम सेल। तो सबसे कारगर कौन सा स्टेम सेल होता है? अडल्ट स्टेम सेल होता है या एम्ब्रियोनिक होता है? एम्ब्रियोनिक इज द बेस्ट। It is the best possible stem cell that you can have. Adult stem cell is also there, and they are multipotent. मतलब they can differentiate but within a limited range. Whereas embryonic stem cells are what? Pluripotent. मतलब क्या हो सकता है? ये they can convert into anything. Okay. Then there are something which are known as induced pluripotent stem cell. मतलब जहां पर adult somatic cell है उसको जेनेटिकली रिप्रोग्राम करके हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा बना देते हैं। सो क्या ये रेवोल्यूशनरी है? इज इट नॉट रेवोल्यूशनरी? बिकॉज क्या आप, आई डोंट थिंक कि आप में से जो भी यहाँ प्रेजेंट है क्लास में, किसी का भी स्टेम सेल अभी आपके पेरेंट्स ने नहीं, क्योंकि उस समय वेग में नहीं था। उस समय वेग में नहीं था, सॉरी वोग था, नॉट वेग, वोग। उस समय फैशन में नहीं था, पीपल वर नॉट डूइंग। आज के डेट में भी
आज के डेट में भी एवरीवन इज नॉट डूइंग, एक तो एक्सपेंसिव है, आई थिंक मंथली कुछ सब्सक्रिप्शन 10-15 हज़ार रुपए लगते हैं। सो इस चीज के लिए क्या करना है, आपके पास सभी के पास अडल्ट सेल्स है ना, सोमैटिक सेल्स, उसी को आप चेंज करा देते हो अंडर लैबोरेटरी कंडीशन इनटू एम्ब्रियो लाइक सेल्स। तो क्या मल्टीपोटेंसी से प्लूरीपोटेंसी आ गया। सो ये देखिए स्टेम सेल है, ये क्या है, अनस्पेशलाइज अनडिफरेंशिएटेड सेल। सो इंटेस्टिनल सेल बन जाता है, लिवर सेल बन जा रहा है, ब्लड सेल, मसल सेल, जो आपको जरूरत है वो ये बन जाएगा। ओके, ऑलराइट। सो एक जो है, अब एक क्वेश्चन में बात करना चाह रहा हूँ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में आपके प्रीलिम्स में आया था। सो आप मुझे बताएंगे कि अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम द मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर, इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? द आंसर इज यस। प्लीज रिमेंबर दिस, mitochondrial mitochondrial DNA, that is why I wanted to discuss this. Mitochondrial DNA, it is exclusively inherited from mother. It is exclusively inherited from the mother. Okay, why so? क्योंकि जो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो फादर से मिलता है, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज डिग्रेडेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ओके, जो स्पर्म से माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो तो डिग्रेड हो जाता है, तो बचा क्या, मदर का बचा, मदर के एग वाला माइटोकॉन्ड्रिया बचा। ओके, सो ये चीज है। नाउ अगर मैं अभी बात करना चाहता हूँ एक और टॉपिक के बारे में, MRT, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब इसमें आप क्या करते हो, ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज से बचने के लिए होता है। और ये कब होता है, ये बिफोर और आफ्टर IVF कर सकते हो, सो दैट कि जो चाइल्ड है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी इनहेरिट हो। ओके, सो इसमें होता क्या है MRT में, जो न्यूक्लियस है मदर के एग का, क्योंकि मदर ही के एग का ही होगा ना, फादर वाला तो खत्म हो गया, फादर का जो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ड्यूरिंग द कंसीविंग प्रोसेस। सो मदर का जो न्यूक्लियस है वो लिया जाता है मदर के एग का, जिसमें फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया डिटेक्ट हुआ है, और उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है डोनर एग में, जिसमें डोनर एग से हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, विच हैज इट्स न्यूक्लियस रिमूव्ड। तो ये क्या, थ्री पेरेंट बेबी सुना है आपने? हैव यू हर्ड अबाउट द थ्री पेरेंट बेबी? तो उससे सिमिलर है ये, उससे सिमिलर है, बिकॉज क्या, मदर, बच्चा किसी दूसरे का हो गया क्या, किसी दूसरे मदर का, फादर तो चलो स्पर्म ही इज सेफ बिकॉज हिज माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्ट्रॉयड, लेकिन मदर में फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो क्या दूसरे मदर से या दूसरे एक डोनर फीमेल से उसका हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं और बच्चे में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, सो MRT से क्या होता है, MRT से यू हैव अ थ्री पेरेंट बेबी, दिस वाज इन वेरी मच इन न्यूज 2-3 years बैक। तो इससे क्या हो रहा है, एक से स्पर्म, एक से एग, और थर्ड पेरेंट से हम क्या ले रहे हैं, हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया। सो थ्री पेरेंट बेबी हुआ कि नहीं, तीन पेरेंट का बेबी बन गया ये। दिस बेबी इज नाउ व्हाट, अ थ्री पेरेंट बेबी, जिसमें एक फादर, दो मदर, और एक मदर एग दे रही है और दूसरी मदर माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज व्हाट, इज इट द पावर हाउस ऑफ द सेल? या, ठीक है। सो बायोटेक में कोई भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत, आई थिंक जितना पढ़ाना था, ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, किसी भी टाइप से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिस इज माय थॉट प्रोसेस। ओके,